नमस्कार सभी को। शुभ संध्या। सभी को नमस्कार सर। महाभारती के मंच पे प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी आईआईटीएन अनिल कुमार जैन साहब, आपने जो समय दिया है और जो अभियान आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला बिगनर लेवल्स के लिए, और उसके बाद मेधावी छात्रों को एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए। वैसे तो हमारे सभी दर्शक जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अनिल जैन साहब की ख्याति से परिचित हैं। ये वो एक बहुत ही मेधावी छात्र प्रारंभ से ही रहे। रुड़की में भी पोजीशन होल्डर थे, 5वीं पोजीशन के अंदर ही रहते थे। भारत सरकार में भी उच्च पद पर पहुंचे, एडिशनल सेक्रेटरी से रिटायर हुए। उसके बाद सर 25 साल की उम्र से पठन, एस्ट्रोलॉजी के पठन पाठन में, रिसर्च में लगे हुए हैं। प्रतिदिन अगर औसत माना जाए तो 3-4 लेक्चर तो रोज हो ही जाते हैं। तो आपके लेक्चर्स की संख्या हजारों है। 10 किताबें लिख चुके हैं आप सर। इसके अलावा टीवी पे, देश विदेश के विभिन्न मंचों पे अपने व्याख्यान दे चुके हैं। हमारे महाभारती मंच पे भी आपके 100 से ज्यादा प्रेजेंटेशन हो चुके हैं। महाभारती मंच आईआईटियंस का एक विचार मंच है और इस सोच के साथ है कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाना है। उसमें हम लोग जो योगदान दे सकें और वैदिक स्टडीज के माध्यम से, योगा के माध्यम से, सनातन के माध्यम से, एआई ड्रिवन टोटल ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से इस देश को तेजी से आगे बढ़ाना है। तो सर मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर अनिल जैन साहब आप आज की प्रथम क्लास प्रारंभ करें सर। थैंक यू वेरी मच। इतना लेट नाइट में आप लोगों ने टाइम निकाला। और जैसा सुधीर जी ने बताया कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो है आपको एस्ट्रोलॉजर बनाना नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी देना है। और ख़ास तौर से आम जनता के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस विषय को लेकर, उनसे अवगत कराना है। और जो सही रूप में इस विषय को हम कैसे पेश करें, कैसे लोगों को पता लगे, जिससे कि लोगों का आजकल एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो रहा है एस्ट्रोलॉजी के नाम से जो है, तो उससे लोगों को अवगत कराना। हम आम जनता को सबको एस्ट्रोलॉजर नहीं बना सकते और ना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। बट जो जनरल जानकारी जो होती है, जो हम सभी लोग डील करते हैं दिन प्रतिदिन और प्रॉब्लम होती हैं और सभी लोग अवगत भी हैं उन चीज़ों से, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जनरल एक नॉलेज एक तरह से जो है इस विषय के बारे में देना है। और मैं सुधीर जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया, और वो भी आईआईटीएन के नाम से जो है। तो उम्मीद है कि सब लोगों को पसंद भी आएगा जो है। और हम जो है सिर्फ हम लोग बात करेंगे ज्योतिष क्या है और कैसे पूरी दुनिया इस ज्योतिष का इस्तेमाल कर रही है। और तीसरी चीज ये है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए ज्योतिष सीखना क्यों आवश्यक है। और जहां तक हम ज्योतिष की बात करते हैं, तो बहुत जो एक साधारण व्यक्ति है जिसको हम लेमैन कहते हैं, उसके माइंड में एक बहुत रहस्य का विषय बना हुआ है कि आफ्टर ऑल ज्योतिष है क्या। और कुछ लोग कहते हैं तो मिस्ट्री है, कोई कहते हैं अंधविश्वास है, कुछ लोग कहते हैं जादू टोना है ये तो, कुछ कहते हैं तो भाग्यवादी बनाता है व्यक्ति को जो है, कुछ कहते हैं कार्ड सफलिंग का गेम है, कुछ कहते हैं कि तो गुप्त विद्या ऑकल्ट सब्जेक्ट है। और अलग अलग नाम से लोग, अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो अलग अलग नाम से बताएंगे कि ये तो बेकार की चीज़ है, इसको हम सीखने से क्या फायदा होगा। लेकिन जो लोग जिन्होंने इस विषय को पढ़ा है और काफी गहन अध्ययन किया है, वो आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे इससे अच्छा कोई विषय नहीं है। और
एक विषय नहीं है, एक नॉलेज ही नहीं है, एक दिव्य ज्ञान है, डिवाइन नॉलेज है, जो दुनिया में और कोई नॉलेज नहीं है इस टाइप की जो है। और ये हमें वेदों से प्राप्त हुई है अपने। और अगर हम वेदों को देखें तो उसके 6 अंग बताए गए थे वेदों की जो है। एक शिक्षा था, एक कल्प था, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और ज्योतिष को कहा कि ये ज्योतिष वेदों की आंखें हैं, आईज ऑफ द वेदर्स। तो इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई ज्योतिष को जो है कि इसके बिना आप वेदों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट वेदों का अंग माना गया। तो उस टाइम से ये ज्ञान है जो विकसित होता हुआ आज हम इस लेवल पर आए हैं, इसको जो है। और जो वेदों को हम कितना भी पुराना माने, 3,000, 5,000, 15,000 वर्ष, जो भी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो ये ज्ञान उतना ही पुराना भी है जो है। और अक्सर जब इस ज्ञान की हम बात करते हैं, या एक साधारण व्यक्ति के मन में जो परिभाषा है इसकी, वो ये है कि मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही हम कहते हैं कि मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव, तो माथा हमारा ठनक जाता है एक साधारण व्यक्ति का कि आप क्या बात कर रहे हैं। प्लैनेट या ग्रह मिलियन एंड मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम अस, इतनी इतनी दूरी पर है, उनका प्रभाव हमारे पर कैसे हो सकता है। और ये प्रश्न आना भी चाहिए, हर किसी के माइंड में आना चाहिए कि प्लैनेट जो इतनी इतनी दूरी पर स्थित हैं, वो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और मैं उनको एक ही एग्जाम्पल देता हूँ कि समुद्र में टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है समुद्र। और शायद हम सभी को मालूम है, हम सभी जो है बहुत एक छोटी क्लास में पढ़ाया भी जाता है कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जब सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइंड होकर पृथ्वी पर पड़ता है, तो उसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अब ठीक है, आता होगा समुद्र में, लोग ये कहेंगे समुद्र में आता होगा, हमारे गिलास में तो नहीं आता, हमारा पानी यहाँ रखा हुआ है, इसमें तो नहीं आ रहा ज्वार भाटा जो। और कोई कारण होगा, बट हाउ वी आर कंसर्न विद दैट, हमारा मानव जीवन से क्या फर्क पड़ेगा उससे जो है। तो दोस्तों, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, बट ये साइंटिफिकली, मेडिकली प्रूव हो चुका है। पहली चीज तो कि आवर बॉडी 70% वाटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और दूसरा, जो सॉल्ट हमारे ब्लड में है, वही एग्जैक्टली सॉल्ट सी वाटर में है। और इतना ही नहीं कि जो कंपोजिशन उन सॉल्ट्स का सी वाटर में है, वही कंपोजिशन उन सॉल्ट्स का हमारे बॉडी में, ब्लड में है। और ये साइंटिफिकली, मेडिकली प्रूव हो चुका है, इसमें कोई डाउट का विषय नहीं है। और अभी कुछ वर्ष पहले एक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, तो फ्रंट पेज पर एक न्यूज आइटम था, और उसमें था कि इन यूएसए रिमेन्स ऑफ जॉन एफ कैनेडी जूनियर कंसाइंड टू द सी। और मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा क्या न्यूज़ है कि अमेरिका और एशेज और सी, क्या मतलब हुआ इसका जो है। तो मैंने उसको जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ना शुरू किया कि क्या लिखा हुआ है इसमें जो है। तो मैंने देखा कि उसमें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने 1962 में एक स्पीच डिलीवर की थी। तो उसके कुछ एक्सट्रैक्ट कोट किए गए थे, वही एक्सट्रैक्ट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसमें लिखा था कि ऑल ऑफ अस have in our veins the exact same percentage of salt in our blood that exists in the ocean. We are tied to the ocean, and when we go back to the sea, whether it is to sail or watch it, we are going back from whence we came. कि जब हम समुद्र के जाते हैं तो वहीं वापस चले जाते हैं जहां से आए थे, क्योंकि हमारा जो बॉडी में ब्लड का कंपोजिशन है, सॉल्ट ही सेम नहीं है बल्कि उनका परसेंटेज भी सेम है। तो नेचुरली जब एक सन मून का ग्रेविटेशनल पुल समुद्र में तूफान मचा सकता है, आप सोचिए
इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि समुद्र का कितना पानी है, उसका क्या मास होगा। और वो पानी 15 फीट ऊपर चला जाता है। अब इतने मास को 15 फीट ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, अनइमेजिनेबल, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, बट होता है, ये सभी हम लोग मालूम है। तो जब सन मून का एक ग्रेविटेशनल पुल हमारे बॉडी को प्रभावित कर सकता है, समुद्र को प्रभावित कर सकता है, तो बाकी प्लैनेट का भी ग्रेविटेशनल पुल है, वो भी काम करेंगे। और अब भारत में ही देखिए, इंडिया में जो डेथ होती है, डेथ के बाद जो एशेज होती हैं, हम कहाँ प्रभावित करते हैं? गंगा जमुना में करते हैं, नदियों में करते हैं। और आफ्टर वो नदियां कहाँ जाती हैं? वो अल्टीमेटली दे गो टू द सी ओनली, दे गेट मिक्स्ड अप इन द सी ओनली। तो जो अमेरिका में करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम लोग जहां से आए तो वहीं चले जाते हैं, तो इंडिया में भी वही कर रहे हैं हम लोग। ऐसे नहीं कि यहाँ कुछ अलग कर रहे हैं, नहीं तो नदियों में प्रवाहित करने का पर्पज क्या है? कि अल्टीमेटली सो दैट इट कैन गो टू द सी, कि जहां से हम आए थे वहीं हम लोग वापस चले गए। और यही नहीं, हमारे जो बहुत सारे वर्ल्ड के इकोलॉजिस्ट हैं, नेचुरलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या रेशनलिस्ट हैं, और उनके मन में भी आया कि देखा जाए कि जो चंद्रमा के डिफरेंट फेजेस होते हैं उनका मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और कुछ वर्ष पहले उन्होंने सोचा कि एक स्टडी की जाए, और बहुत सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, बड़े बड़े सिटीज थे, उनमें उन्होंने स्टडी करी। और दो तीन चीजों में उन्होंने जो ज्यादा इंटरेस्ट लिया, पहला उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में देखा कि किस दिन सबसे ज्यादा कॉल आती है, या पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा वायलेंस किस दिन होता है। फिर उन्होंने कई सारे मैचेस देखे, फुटबॉल है, हॉकी है, और जो डिफरेंट फेजेस हैं मून के, उसमें देखा कि बिहेवियर क्या रहता है प्लेयर्स का। आप सोचिए कि प्लेयर्स वही हैं, स्किल वही है, गेम वही है, बट उनका जो बिहेवियर है या उनके अंदर जो जोश है खेलने का जो है, वो क्या अलग अलग होता है, अलग अलग डेट्स के ऊपर जो है। और तीसरा उन्होंने स्टडी किया कि जो डिफरेंट फेजेस ऑफ मून हैं उनका बर्थ रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फीमेल के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने पब्लिश किया ये सारी स्टडीज। एक रीडर डाइजेस्ट मैगजीन आती थी, उसमें एक जेफ रेनिके के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, और उसमें कहा कि डज द मून मेक अस मैड। और इस सारा स्टडी करने के बाद जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पूर्णिमा के दिन, जैसे जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, जब सन मून का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइंड होकर पृथ्वी पर पड़ता है, उस दिन पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा वायलेंस होती है। और उन्होंने इसको फैक्ट से किया, पुलिस कंट्रोल रूम में देखा, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में, उन्होंने देखा कि पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के ऊपर वायलेंस सबसे ज्यादा पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल्स आती है। और जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन ही ऐसा होता है कि सन मून का ग्रेविटेशनल पुल हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है और हमारी बॉडी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंडली उन्होंने देखा कि मैचेस देखे, जैसे मैंने कहा फुटबॉल है, हॉकी है, इनके मैचेस देखे, और देखा कि प्लेयर्स वही हैं, मैच वही है, स्किल वही है, गेम वही है, लेकिन जो जोश आपको पूर्णिमा के दिन प्लेयर्स में देखने को मिलेगा, वो जो जोश अष्टमी के दिन या 8th डे ऑफ द ल्यूनर मंथ जो होता है, जमीन आसमान का अंतर होगा। आप देखेंगे कि वही प्लेयर जो आपको लगेगा कि इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतना जोश है उनके अंदर, इतनी वाइब्रेंसी है, अष्टमी को क्या हो गया? क्योंकि अष्टमी के दिन जो है सन मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है, और बैलेंस करने से आवर बॉडी इज अनअफेक्टेड बाय द आउटसाइड फोर्सेस। हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, कोई उत्तेजना नहीं होती उस दिन। और इसीलिए अष्टमी के दिन को सबसे अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि वो ही एक ऐसा दिन है जब हमारी बॉडी जो है इट इज अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटसाइड फोर्सेस। लाइफ में कोई आपको
इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो, कोई अच्छा काम करना हो, कोई नई मेडिसिन ट्राई करनी हो, आप अष्टमी के दिन करिए। तो अलावा भी बहुत लोगों ने रिसर्च की। कुछ साल पहले यूके के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी थी, तो उन्होंने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट राशि के ड्राइवर हैं, उनका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा होता है। और काफी टाइम तक स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि जो मेष राशि के जो एरीज साइन के ड्राइवर हैं, दे आर मोस्ट प्रोन टू द एक्सीडेंट। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वही करते हैं। और ये तो हम लोग ज्योतिष में तो शुरू से ही कहा जा रहा, 5,000 10,000 साल पहले, कि मेष राशि का जो स्वामी होता है मंगल होता है। और मंगल के लोग जो है बहुत जल्दबाजी करते हैं, वो मुझे पहले जाने दो, वो करते हैं एक्चुअली। और उस प्रोसेस में दे गेट इन्वॉल्व टू द एक्सीडेंट। और अभी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी एक कंपनी है insuranceHotline.com। उन्होंने 5 साल तक करीब 1 लाख ड्राइवर के ऊपर रिसर्च की कि कौन से ड्राइवर हैं या कौन सी राशि के जो ड्राइवर हैं उनका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा होता है। और उसके बाद उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी पब्लिश की थी, और उसमें कहा कि लिब्रा एंड एक्वेरियस साइन के जो ड्राइवर हैं, दे आर द वर्स्ट ऑफेंडर फॉर टिकट इन एक्सीडेंट। और कहा कि जो लियो और जेमिनी साइन के ड्राइवर हैं, दे आर द बेस्ट ओवरऑल। और खास तौर से लियो साइन के बारे में कहा कि दे आर द मोस्ट जेनरस एंड कंफर्टेबल इन शेयरिंग द रोडवेज। जाने दो, मतलब आपको जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जो एरीज साइन के लोग हैं, मेष राशि के जो ड्राइवर हैं, वो कहते हैं कि दे बिहेव लाइक चाइल्ड एक्चुअली, कि लेट मी गो फर्स्ट, मी फर्स्ट, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड उनका होता है। वो वेट नहीं करते, बहुत रैश होते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, और उस प्रोसेस में दे गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल द एक्सीडेंट, ऑल द प्रॉब्लम्स। तो ये इतने सारे रिसर्च करने के बाद हम मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन जो ज्योतिष, जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जो 10,000 15,000 साल पुराना है, हम कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि इस विद्या का एक के बारे में लोग, जो जन साधारण है, उनको जानकारी नहीं है। और आज की डेट में भी हम लोग जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि एस्ट्रोलॉजर कौन है, हमने एक मान लिया है, या एक माइंड में हमारे भर गया है कि एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी पंचांग लेकर जो बैठा रहता है, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर। तो आपको ताज्जुब होगा कि 95% लोग उन्हीं के पास जाते हैं, कि हमारे जो 95% डिसीजंस होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ दोज पीपल ओनली who don't know even the ABC of this knowledge। ABC भी नहीं पता उनको जो है, और जाते हैं सब लोग। और बहुत लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस, मैरिज वगैरह का, 95% उसी बेसिस पर हम लोग कर लेते हैं। और हम लोग बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते, अच्छी अच्छी जो मैरिज के प्रपोजल्स आते हैं, उनको इग्नोर करके हम उल्टे सीधे चक्करों में फंस जाते हैं। तो यहाँ जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों को एक अवगत कराना इस विषय के बारे में। और ये विषय है कि आफ्टर ऑल, और कई बार ये भी प्रश्न आया कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। और क्योंकि इंडिया है इसलिए बताना भी जरूरी है, वो भी जो है, फरवरी 2001 में हमारी जो जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, और कहा कि इस विषय को सभी यूनिवर्सिटीज पढ़ाने के लिए प्रपोजल सबमिट करिए। और कहा कि ये विषय 3 लेवल पर पढ़ाना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, और रिसर्च लेवल पर। और हिंदी में कहा ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिष नहीं कहा, ज्योतिर्विज्ञान कहा। क्योंकि अक्सर ये चर्चा होती है, हम लोग बहुत बार टीवी प्रोग्राम में जाते हैं, और अक्सर जो साइंटिस्ट आते हैं, रेशनलिस्ट आते हैं, वो ये कहते हैं कि जैन साहब, ये इज नॉट ए साइंस, इट इज एन आर्ट। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, डू यू नो द मीनिंग ऑफ साइंस। आपको ताज्जुब होगा कि
अभी तक तो कोई ऐसा साइंटिस्ट मिला नहीं जो मुझे साइंस की डेफिनेशन बता दे। अगर आप डिक्शनरी को देखें तो दो तरह के साइंस के मीनिंग लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है कि एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर इज नोन एज ए साइंस। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम सोशल साइंस को साइंस क्यों कहेंगे, पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहेंगे, लीगल साइंस को साइंस क्यों कहेंगे। और एक जगह डेफिनेशन और भी लिखी हुई है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी जो आप निष्कर्ष निकालते हैं दे आर आल्सो साइंस। किसी ने क्वेश्चन किया कि ये साइंस बकवास है, किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो साइंस में भी ऐसा नहीं है कि जो आज हमने कह दिया वो हमेशा सही होगा जो है। तो हम लोग लीगल वैलिडिटी की बात कर रहे थे। फरवरी 2001 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि इसको पढ़ाया जाए। क्या हुआ उसके बाद, पूरे देश में हंगामा मच गया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस नोटिफिकेशन से भारत को 150 साल पीछे ढकेल दिया सरकार ने। सबने कहा बकवास है, कोई प्रूफ नहीं है कि प्लैनेट का इफेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। और ये भी कहा कि मतलब दे हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म का, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। यहां तक चले गए और लोगों ने इमीडिएटली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में केस फाइल किया और जजमेंट आया उसका। और जजमेंट में कहा कि हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते इसमें, इस सरकार का मैटर है, जो भी विषय वो पढ़ाना चाहें पढ़ा सकते हैं। लोग नहीं माने, इमीडिएटली एक रिट फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि तो बहुत अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में और इमीडिएटली इस नोटिफिकेशन को स्टे करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्टडी किया उसको और अगर आप जजमेंट देखेंगे इंटरनेट पर तो उसकी दो खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ये इवन some of the universities in the western countries they are teaching this subject। तो अगर भारत में सिखा दोगे जिसको हम भारत का सब्जेक्ट मानते हैं तो क्या परेशानी है इसमें जो है। और दूसरा उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी को हम सब लोग साइंस मानते हैं। तो जब उसी का इंटरप्रिटेशन है टू सम एक्सटेंट इट इज ऑल्सो ए साइंस। तो हम लोग स्टे नहीं लगा सकते इसके ऊपर, जो उसको डिसमिस कर दिया रिट पिटीशन को जो है। और उस रिट पिटीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक एफिडेविट फाइल किया था और उसमें कहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज ए 4000 ईयर ओल्ड ट्रस्टेड साइंस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था जो है। तो रिट पिटीशन डिसमिस हुआ, लेकिन फिर भी लोग मानने वाले नहीं थे कि ऐसे नहीं तो दूसरी तरह से पकड़ो इसको जो है। तो एक जनहित मंच है, उन्होंने एक पीआई फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो उन्होंने इस तरह से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये सब जो प्रैक्टिस करते हैं, ये आता है ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1954 का है। तो उन्होंने कहा कि उसके अंतर्गत आता है, तो इसलिए नोबडी इज अलाउड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस पीपल, दे शुड बी बैंड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एक्चुअली। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसको सुना और करीब 2011 में उनका जजमेंट आया कि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर काफी सुनवाई कर चुका है, जजमेंट दे चुका है, तो हम लोग उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज कुछ यूनिवर्सिटीज, सभी तो नहीं लेकिन काफी यूनिवर्सिटीज जो है धीरे धीरे इस विषय को पढ़ा रहे हैं। और खास तौर से करीब 3-4 साल पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी जो है एमए एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज शुरू किए हैं। मैं भी उसमें एक एकेडमिक काउंसलर हूँ। मेरठ यूनिवर्सिटी ने, मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है IITM, उसने भी शुरू किए। राजस्थान में है जैन विश्व भारती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। तो इन सब ने जो है कोर्सेज शुरू किए हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज
इस विषय को इंट्रोड्यूस कर रही है। और इंट्रोड्यूस करना भी जरूरी है। जब पढ़े लिखे लोग, हम सब लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि कैसी पूरी दुनिया इस विषय का कितना यूजफुल और प्रोडक्टिव मैनर में इस्तेमाल कर रही है, तब हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इस विषय की, इस ज्ञान की वैल्यू क्या है और क्यों आवश्यक है कि हम इसको सीखें। और अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन से क्या होगा। मैं कहता हूं कि प्रिडिक्शन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस नॉलेज। मेन जो इस नॉलेज का यूज है, दैट इज इन सेल्फ मैनेजमेंट। अपने आप को हम कैसे मैनेज करें। और हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की, हम में से हर व्यक्ति की जो क्षमता है ना, वो अपार है। वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, ईच वन ऑफ अस। और हम जो जितना भी हमारे अंदर भगवान ने शक्ति दी है, मेंटल स्ट्रेंथ, उसका हम 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थ्रू आउट लाइफ, और 90% अनयूटिलाइज चला जाता है। तो अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट करके, अगर हम इसको 15% कर लें, 20% कर लें, तो वी कैन डू वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। आवर प्रोडक्टिविटी, आवर एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। अभी मैं पिछले दिनों यूएसए में था, तो वन लेडी वाज देयर, शी वाज द फ्रेंड ऑफ माय डॉटर। तो हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, तो रास्ते में पूछने लगे, अंकल ये आप ये ज्योतिष में क्यों, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ज्योतिष। और मैंने कहा कि, कहते हैं कि हॉरोस्कोप देख के आप क्या कर लोगे, जो होना है वो तो हो गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यू आर वेरी करेक्ट, बट टेल मी वन थिंग, यू सी द वेदर फोरकास्ट एवरी इवनिंग फॉर द नेक्स्ट डे। कहती हाँ देखते तो हैं, वेदर फोरकास्ट तो देखते ही हैं। मैंने कहा जब थंडर स्टॉर्म आता आएगा, बारिश होगी आएगी, सन निकलेगा होगा, पर आप क्या कर लेते हो उसमें, क्यों देखते हो, वो तो हो रहा है, जो हो रहा है वो तो होगा। नहीं अंकल, इट्स वेरी यूजफुल, वी कैन मैनेज द एंटायर डे। हम सारे काम कर पाते हैं उससे जो है। तो मैंने कहा यू आर मैनेजिंग वन डे एंड एस्ट्रोलॉजी कैन मैनेज द एंटायर लाइफ। दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस ये नहीं है कि भाग्यवादी बनाया या आपको कुछ प्रिडिक्शन कर दी। मेन पर्पस यही है कि हम इसको कैसे, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे एक अच्छा इंसान बने। वो पर्पस है हमारा इस विषय का जो है। और हम लोग इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा सुधीर जी ने कहा है कि करीब 40 मिनट का ये टाइम होता है इसमें, तो 30 मिनट शायद हो गए हैं। अब 10 मिनट आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। सर इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज का जो प्रसारण है यूट्यूब पे लाइव हो रहा है और ऑटो सेव है, वहां पे होगा। आप अपने प्रश्न उसमें भी लिखेंगे तो बाद में भी उत्तर दिए जा सकते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के महाभारती मंच के या महाभारती चैनल के, वो हमेशा 1 तारीख को और 15 तारीख को 10 बजे रात में यूट्यूब चैनल पर जाकर आपका, हमारे प्रोफेसर अनिल जैन साहब का जो भी व्याख्यान है देख पाएंगे। वो हमेशा उपलब्ध है। अब जो साहिबान क्वेश्चन करना चाहते हैं, वैसे यूट्यूब में एक क्वेश्चन किसी ने सर पूछा है कि पंचांग ने बता दिया था सर आपकी बात के 12 तारीख को विमान हादसा होने वाला, क्या ये सही है सर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप देखिए, ये जो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बना 7 जून को, 7 जून को मार्स एंड केतु दे केम टुगेदर, और उसके बाद से देख लीजिए क्या हालत हो रही है। और अगर हम इंडिया का हॉरोस्कोप देखें तो ये 4th हाउस है जहाँ पर ये मार्स एंड केतु का एसोसिएशन हो रहा है। और मार्स केतु एक तो अंगारक योग बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि अग्नि से संबंधित बहुत सारी घटनाएं होंगी। और 4th हाउस हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का होता है, जो आंतरिक हमारी स्थिति है उसका होता है। तो वहां तूफान मचा हुआ है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये फायदा है, मतलब यही फायदा है ज्योतिष का, कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप जैसे जैसे आगे आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं है।
जो चीज कोई मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, कोई विद्या नहीं कर सकती, वो एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। और वही कारण है कि मैं भी इस क्षेत्र में इसीलिए आया, जब सर मैंने एक देखा कि क्या कर सकता है। हाँ। सर एक क्वेश्चन और यूट्यूब से आया है कि वो कह रहे हैं कि जो अभी सोनम हत्याकांड हुआ है राजवंशी वाला, और अगर कुंडलियों का मिलान अगर ठीक से कर लिया जाता तो लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप दोनों को पता होता कि मैच ठीक नहीं था। तो आज की बिल्कुल। तारीख में जब इस तरह की आज चीजें हो रही हैं, इसके बारे में सर ज्ञान दें सर। मैं यही बता रहा था अभी आपको, एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं भी 2-3 दिन से टीवी देख रहा था कि जब से विमान दुर्घटना हुई है उससे पहले, क्योंकि 24 आवर्स टीवी में वही दिखा रहे थे, राजा और सोनम का केस। एंड आई वाज शॉक्ड कि दे वर डिस्कसिंग देयर कुंडली ऑन द टीवी एक्चुअली। और टीवी पर, पूरे टीवी पर उनकी कुंडली लगाई हुई थी, और उसमें भी वो वही कर रहे थे, गुण मिलान और मांगलिक दोष। और पागल हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इन लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आज की तारीख में ना तो गुण मिलान रेलेवेंट है, ना ही मांगलिक दोष रेलेवेंट है। और उसी को डिस्कस करते करते वो पूरी दुनिया में शोर मचा रहे हैं, क्योंकि लोग वही हैं जो टीवी पर आते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली मैच कर लें तो ये प्रॉब्लम क्यों होगी? हो ही नहीं सकती। और मैच कराया गया था, ऐसे नहीं कि उनका मैच नहीं कराया गया था, मैच कराने के बाद ही शादी हुई है। सर एक क्वेश्चन और है हमारे लाइव चैनल पर। उनका कहना यह है कि जनरली मैचिंग तो करा दी जाती है कि लड़का दुखी रहेगा कि लड़की, इसके बारे में तो आप जैसा ज्ञानी निश्चित रूप से बता सकता है और लोग बच सकते हैं कि भाई दुखी ना रहे, सुखी है व्यक्ति से शादी हो। आपका क्या वही विचार? वही वही पर्पज है, वो हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पर्पज हमारा जो इस कार्यक्रम का यही है कि सब लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग जो प्रश्न पूछ रहे हैं लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे सबको, जो है जब लोगों को पता लगेगा कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है। और जैसे मैंने कहा कि हम सभी लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इनके हाथों, जो है जो लोग जिनको ज्ञान नहीं है उनके हाथों से हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, सब लोग।